ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं। ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं। सेवा का व्रत लिया इन्होंने, जीवन अपना दिया इन्होंने। हमें है इन पर अभिमान, इनको हम करते हैं प्रणाम। ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं। कस्बा कस्बा, गांव शहर, सुबह शाम या दोपहर, चाहे जितनी बड़ी बीमारी, सबसे लड़ने की तैयारी। ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं। सबका इलाज, सबकी दवा हो, परिवर्तन की नई हवा हो। देश विकास का उपलक्ष्य है ये, संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य है ये। ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं, जिनसे हम निरोग हैं। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया के नवे सीजन के ग्रैंड फिनाले में आप सब लोगों का स्वागत। इस वर्ष हमने एक लक्ष्य चुना था, लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का। वो लक्ष्य जिसका देश के संपूर्ण विकास से भी वास्ता है। एक धरती एक स्वास्थ्य का लक्ष्य, सबके लिए इलाज से जुड़ी सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य। यह आसान काम नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कोई पीछे न छूट जाए। तो हमने कोशिश की कि हर किसी तक पहुंचे, जो गरीब हैं, जो साधनहीन हैं, जो अपने स्वास्थ्य पर बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन तक भी जाए, उनकी कहानियां आप तक पहुंचाएं। 2 साल पहले हमने कोविड को परास्त किया, लेकिन अब भी कई बीमारियों की चुनौतियां बची हुई हैं। डायरिया हो, दूसरी संक्रामक बीमारियां हो, टीबी हो, कैंसर हो, इन सब से लड़ना है। हर तरह की बीमारी का इलाज करना है। यह काम अकेले नहीं हो सकता था। इसमें हमारी मदद की इस देश के महान डॉक्टरों ने, जिन्होंने अपना सब कुछ दूसरों की सेवा और सहायता में समर्पित कर दिया। ये डॉक्टर दूर दूर जाकर काम करते रहे। देश ने इन्हें सम्मानित भी किया। ये तमाम डॉक्टर पद्म सम्मानों से सम्मानित हैं, पद्मश्री से लेकर के पद्म भूषण तक। आज हमारे बीच ऐसे कई विशिष्ट मेहमान हैं, वो डॉक्टर जिन्होंने लगातार संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य के लिए काम किया है। ये अवसर उनके सम्मान का भी है और उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का भी। खासकर आज जब एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अपने 10वें साल में कदम रखने जा रहा है, तो क्या काम बाकी है, चुनौतियां कहां हैं? हमने एक देश के रूप में इस लक्ष्य की चुनौतियां पहचानी हैं और इस कार्य में जो बाधाएं आई हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन वर्षों में हुई ये छोटी सी क्रांति दूर तक रास्ता दिखाती रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 9 साल पहले भारत का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क और भारत ही नहीं, विश्व की सबसे भरोसेमंद हाइजीन ब्रांड एक साथ आए और इस साझेदारी में हमको एक और साथी मिला। 9 साल से सिल्वर स्क्रीन के ही सुपरस्टार नहीं, लेकिन सुपरस्टार ऑफ सोशल कॉजेज अमिताभ बच्चन भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। और जब इन तीनों लोगों का, तीनों संस्थानों का एक संगम हुआ, तो 9 साल तक एक कार्यक्रम चला है, एक लक्ष्य के साथ, जिसे कहते हैं लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का, बनेगा स्वस्थ इंडिया। 9 साल बाद
24 मिलियन बच्चे 8 राज्यों में भारत के वो एक हाइजीन करिकुलम में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से देयर इज अ मैसिव शिफ्ट इन बिहेवियर रिगार्डिंग हाइजीन अवेयरनेस एंड प्रैक्टिसेस। ये इस मुहिम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। देयर हैव बीन an array of innovations like hygiene play parks, hygiene Olympiad, hygiene music albums, hygiene parliaments, as well as hygiene comic books, क्योंकि बच्चों से अगर आपको सरोकार रखना है तो कॉमिक बुक्स एक अच्छा माध्यम है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंबिका सिंह भी। Thank you, Mr. Kev. Hygiene protects the right to good health. The right to health is a fundamental right and at the core of the Sustainable Development Goals. And that is why the NDTV Detol Banega Swasth India campaign, along with our campaign ambassador Amitabh Bachchan, is committed to building a healthier nation. Lakshya Sampurna Swasthika. Mr. Bachchan has already given our guest today an introduction. It is rare to have such a gathering of accomplished doctors, each of whom has won public acclaim and been honoured by the government for what they have done to improve healthcare in India. Let me introduce them to you. We have with us Dr. Nageshwar Reddy, Padma Shri 2002 and Padma Bhushan 2016. He's a gastroenterologist. Dr. Neelam Clare, Padma Bhushan 2014. She's a neonatologist. Dr. Indra Chakravarti, Padma Shri 2014. She's a public health specialist. We also have with us Dr. Praveen Chandra, Padma Shri 2016, and he's a cardiologist. Dr. Ravi Kannan, Padma Shri 2020, and he's an oncologist. Dr. Dhananjay Divakar Saddev, Padma Shri 2021, and he's a hematologist. And lastly, we have Dr. Veeraswamy Seshaya, Padma Shri 2022, and he's a diabetologist. Thank you so much, doctors, for joining us today. जी बिल्कुल। और जिस तरीके से मेरी सहयोगी अंबिका ने यहाँ पर स्वागत किया है, ये सब वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है इसी लक्ष्य के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये मुहिम 9 साल तक चली है और ये पूरा नहीं हो सकता था। एक तो होती है एक कंपनी से आपकी पार्टनरशिप और एक होती है आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट। रवि भटनागर जो कि यहाँ पर हमारे साथ हैं डेटॉल से, रवि भटनागर आपको ये बता दें कि ये डायरेक्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप्स SOA रैकेट कंपनी के। और पिछले 9 साल में ये जो मुहिम हुई है, इसको ज़मीन तक उतारना और इसको ले करके काम करना, ये रवि और उनकी टीम ने डेटॉल के लिए किया है, रैकेट के लिए किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंदिरा जी, आपको प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले स्वागत आपका। और एक बार फिर आपका सहयोग जो है वो इतने सालों से हमको मिलता रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक प्रश्न जो कि आम तौर पर उठता है वो ये है कि आप जो हैं वो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, आप एकदम विद्वान हैं उसमें। और ये जो कैंपेन है हमारा, किस हद तक आपने इसमें काम किया है, क्या परिवर्तन हुआ है और किस तरफ हम जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं पब्लिक हेल्थ को लेकर के? I think this combination of your leadership with Reckitt and with NDTV joining in, sir, this has actually raised the importance of what hygiene, water sanitation, environment as such is on health. From the public health perspective, sir, we feel that prevention is the main thing and cure comes later on once a disease sets in. But this program brought to fore that how important are the preventive factors. That if you don't have hygiene, if you don't have a safe environment around you, the disease is going to go up. And the disease goes up, that's a huge problem in every way, sir. So that this journey that has been done under your leadership, your unequivocal support to human mankind has been a great journey, sir. And this coming of the NDTV and the Reckitt and you together, I think that has been the most positive thing. And I think it has also impacted on several government programs. New government programs has been initiated, possibly based on the ideas that came out of this program. You know, there is the concept, as you just described very eloquently, how these programs develop some kind of sense within the people. But I would just like to know, is there a practical approach to it also, where whatever is being seen or shown or educated, can there be something practical that can be done? If somebody were to practically go and show them, Sir. भाई साहब ये जो आप जगह साफ कर रहे हैं ये इस तरह ठीक से साफ नहीं हो रहा है, या ये जो आप गंदगी फेंक रहे हैं ये कहाँ जा रही है, और
इत्यादि इस तरह की चीज़ें अगर कोई प्रैक्टिकल There have been several supportive programs that, as you know, has been initiated, like the Zero Net Zadia program, the school education program. There have been several programs, the Birds and Bees program, several programs based on the objective that was mentioned in this journey has been taken up by the same group. Many Government of India programs have also been initiated, completed, going on. I think Swachh Bharat was a very important program which was based on it. We had Swachh Bharat 1 for sanitation, which you are very closely involved. So then we have now Swachh Bharat 2, which is garbage management. We also have the Jal Jeevan Mission, where water is going to everyone. So all these programs are extremely important health-wise. They are environmental programs. But I think eventually, what you mentioned right in the beginning, sir, the grassroots level importance is hygiene. All these are given as a government input. But basically, hygiene is what the people have to follow themselves. I just feel that for every individual, yes, we must be conscious about that. How wonderful if another individual, which has got nothing to do with what is happening, should go out and become an example. कई बार ऐसा होता है सड़क पे कुछ गिर गया तो ये हमारा नहीं यार ये उसका वो उठाएगा और अगर हम उसको जा करके उठा लेंगे तो कहीं एक उदाहरण बन जाता है एग्जाम्पल सड़क पे कई बार हम देखते हैं पड़ा हुआ है हम कहते हैं यार इसको साफ आप उठाओ के अरे साहब वो तो आएगा ना गार्बेज वाला वो ले जाएगा भाई साहब अगर आप उठा करके उसको रख देंगे you will become a wonderful example for others to follow suit. Yes. And I just feel, I don't know how you feel about it. You're absolutely right, because an example is the best way to learn, even taking forward. But just going to what Indira ji said about hygiene, just going back to that, Dr. Reddy, you're only the third gastroenterologist to be awarded the Padma Shri and Padma Bhushan, and for multiple reasons, when we talk about gastro-infections, there are various reasons. Where does hygiene come in? Since we're talking about hygiene, where does that come in? And we just saw a solution on the report, like, when diarrhea kits were given. How important is hygiene when it comes to gut health, to gastro-infections? Yeah, thank you. Thank you for inviting me here. I think we now know that all our health actually depends on the gut. And not just our gut, but the bacteria in the gut. 90% of us is bacteria, only 10% is our human cells. This 90% of the bacteria are actually controlling everything. Your sugar status, your cardiac status, your mental status, everything. And in human beings, we have a large diversity of these bacteria. So we have good bacteria and bad bacteria. Whenever the balance between bad and good bacteria changes, our health is affected. Only in recent years we have come to know this because we have technology to check all the millions of bacteria that are there in the gut. And when we check this, we find some very startling examples of what is happening. Even diabetes is produced because of the bacteria. The cardiac disease because of bacteria. So you can imagine when the bacterial diversity comes down because of infection and so on, we suffer from ill health. And this bacterial diversity in our country varies from different regions. We have done a lot of studies and we've seen that it's best in certain regions where people are following hygiene, proper diet and so on. In fact, if you don't do this, if you take frequent antibiotics for diarrhea and so on, your bacterial diversity goes down and you suffer all the ill healths. This is very important to know. In fact, we have a very small experiment which we did. We adapted about 20 villages where we started, for last 10 years we are following up these individuals, gave them safe, protected water, gave them toilet hygiene, told them about toilet hygiene and changed the food habits to more fiber food, vegetarian. And last 10 years, all the diarrheas, infective diarrheas have disappeared from that region. The overall metabolic health of these people have improved. They no longer have these other issues, cardiometabolic problems, all come down. Very clear demonstration that our gut is central. The bacteria in the gut controls all our metabolic process and therefore gut hygiene, which means washing hands and so on. And this campaign, I think, has done a lot in terms of changing the gut hygiene. I think just telling people just cleaning their hands and then actually implementing this at the grassroots level has made a lot of difference. I think these interventions are very simple interventions. Don't have to be very technological. Simple interventions are sufficient to actually change the gut hygiene, the gut bacteria and our health. Okay. एक सवाल मैं डॉक्टर क्लेयर से पूछना चाहता हूँ. डॉक्टर क्लेयर, नवजात शिशु में जो मृत्यु दर है वो भले ही हिंदुस्तान में बहुत ही तेज़ी से कम हुआ है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं
नियोनेटल मोर्टेलिटी जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये माना जाता है कि पहले जो 28 दिन हैं उसमें जिस तरीके का केयर होगा वो बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक सिस्टम डेवलप किया जाए कि सर्वाइवल रेट बढ़े और हाइजीन, साफ सफाई कितना अहम भूमिका निभाती है। India still has something like 25 million births every year. Like we make one mini Australia every year. And Yeah, so one mini Australia every year. yes. So yes, over the years, if we look at the Millennium Development Goal, which was from 2010 to 2015, we brought down the neonatal mortality rate. Neonatal mortality rate is the number of newborn deaths per live births. Per 1,000 live births. So like, you know, we started with a very high and we have come down to 24 per 1,000 live births, which is like almost 60% reduction from 1990 from the Millennium Development To simplify this means of the 1,000 live kids births. born, Yes, yes. 24 Die. end up dying. Are still dying. Yeah, still. And that is a reduction, drastic reduction. That's a very drastic reduction. We need to congratulate ourselves and the government on that. But as you know, in the very beginning, we said that our aim is to take everybody along with us. Like the government's slogan is कि हर एक का साथ सबका विकास. तो अगर हम हर एक का साथ हर एक का विकास देखें तो अभी भी बहुत disparities हैं. You know, there are states like Kerala which have single digit neonatal mortality rate, and there are some states where the neonatal mortality rate is still high. If we look at the rural and urban population, the rural has much higher. If we look at poor and rich, there are still disparities. I think what everybody wants is a healthcare with dignity. Yes. So I think if we have to, really save and come down to the SDG goal, which is 12 per 1,000 live births, then we have to be more holistic. We have to teach hygiene in the hospital. Unfortunately, in many of the hospital, hygiene is not there. Hand washing techniques are not there. 24/7 water is not available. Soap is not. Simple things, Antibiotics are available, but 24/7 water is not. So we have to look at those Gaps. minor things which fill in the gaps so that we can take everybody together, and then probably we can reach the goal. I think it is doable. Thank you so much, ma'am. I'd just like to first, of course, welcome again Dr. Kannan, Dr. Ravi Kannan, and thank you so much for joining us, sir. Because of the Lakshya Sampurn Swasth campaign, we are very keen to know how you have collectively gone far away to a place like Silchar in Assam and worked on cancer patients. And how far and how effective has this been? And why particularly did you choose Assam and Silchar? So going away to Silchar from Chennai is not a very big thing. So people go away from Chennai to Chicago, the other side of the globe. Completely different environment, different language, different food, different everything different. But this is India, and wherever you go in India, you remain an Indian, and nobody will ever ask you, "Aap kyun yahan aaye?" And so we went there because there was a tremendous need, and the local community wanted us to go there, and my family supported us. So we went there. What we learned, I used to work at the Cancer Institute in Chennai, and there we had a policy of treating everybody no matter what their socio-economic status. And yahi idea leke hum Silchar gaye, and where we learned that you can provide low cost or no cost treatment, boarding and lodging, फिर भी लोग इलाज नहीं कराएंगे. And there are very many perfectly valid reasons as to why they don't do that. They all work for daily wages. कैंसर का इलाज लंबा चलता है, बार बार अगर अस्पताल आना होता है, उनका इनकम सफ़र करता है. The family starves, so they don't come. Many of our patients are actually afraid of going despite all the support that is provided. अस्पताल जाने से डरते हैं, उनको लगता है अस्पताल जाएंगे उनका जो बचा कुचा पैसा है निकल जाएगा, and they will all be on the streets. And so when we treat poor people,
If you have a pro-poor strategy, 10 out of 10 times we have to prove it to them. Every time वो सड़क में आपको रोकते हैं, you have to demonstrate you mean what you say. अस्पताल में बात करते हैं, OPD में बात करते हैं. Every time, the whole team, it has to be teamwork. It is not a one-man show. Doctors, nurses, technicians, ward boys, the doorman, दरवाजे में doorman to director, everybody must echo the same sentiment. And part of treatment, successful treatment is जब सबका इलाज होगा, 100 people come into the hospital, 100 people must avail of treatment. And to do that, part of it is economics, low cost treatment, boarding, but also a lot of it is confidence building. The person who walks in must feel every time they talk to somebody that they were supported, that they are needed. And this has been our main learning over the last year. I think it's some of the points you've said are very valid. Unfortunately, whenever somebody falls ill or feels that he needs hospitalization, the first thought does not come that I need to see a doctor or go to a hospital. The first thought he thinks of, yaar isme kharcha kitna hoga? And it's the fear of the cost of getting, health services is one of the main reasons why a lot of the patients don't actually go to hospital. And were they to go there, I'm sure that in time, these dreaded diseases like cancer have been cured today. Ravi Bhatnagar ji, just going to ask you something. For 9 years, the Dettol NDTV's Banega Swasth India campaign has worked on multiple programs that have related to health and hygiene of both humans and the environment that we inhabit. Now, these programs have also addressed many of the SDGs. What has been your impact or your experiences? Where do you feel that there has been a maximum impact? Thank you so much, sir, for asking me this question. This is my 9th season with you. And in all these seasons, we started with a bus which used to go to around 30 cities across India, 7,500, villages we covered in the first season. From there to the journey, covering all 100% aspirational districts in India, working on, making sure you have the hygiene play parks available, making sure every school child in the public settings is having the hygiene curriculum which focuses on hygiene at home, hygiene at neighborhood, hygiene during school, and personal hygiene, and many other aspects related to the same. We are trying to reach out to the populations which are, indigenous populations, and many of them actually really need very strong attention of ours. For an example, like the Siddhi tribes in Gujarat, which were brought in India by the Nawab of Junagadh, they're Africans. A lot of work has to be done with them, especially on the neonatal care, making sure the first 1,000 days of the child care is taken care well. Or to the tribes in Rajasthan, where we work with the Kalbelias, Karnats, Rajnats, which are all nomads. And working with them and making sure the last mile access to the healthcare is being delivered to them. One new thing we have started inculcating the habits on the climate change too. We have just launched with NDTV the first climate resilient school in Uttarakhand. We have been witnessing in the news what's happening in Himachal and and other parts of the country due to the rains. So how to create the climate resilient schools? So we have done the first school, and we are going to the Char Dhams now in Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamunotri. So we will be having the climate resilient schools, and the good thing is government is very keenly engaged in this work. And the Uttarakhand government has promised, the Chief Minister has promised us, once this model is set up, they are going to work with us throughout the state, and there will be all climate resilient schools which will be put in place. So our responsibility is not just to, work on the hygiene, but to work beyond that, which is the concept of One Health. रवि महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं. रवि ने बात की कि एक कॉर्पोरेट घराने की क्या जिम्मेदारियां हैं. जाहिर सी बात है, संपूर्ण स्वास्थ्य का लक्ष्य अगर हम सिर्फ सरकार पर छोड़ दें या सिर्फ कॉर्पोरेट घराने पर छोड़ दें, उससे बात नहीं बनेगी. सब लोगों का साथ आना ज़रूरी है. बार बार आप एक शब्द का जिक्र कर रहे थे, SDG. अब जो ये नहीं जानता है उसको ये बता दें, इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. और अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो उसमें ये कहा जा रहा था कि गरीब, आपका सवाल था कि गरीब को सबसे पहले ध्यान में ये आता है कि भाई मैं बीमार हूँ तो मैं अपना इलाज कराऊँ, उससे पहले मैं ये सोचने लगता हूँ कि मेरा खर्चा कितना होगा. मेरे ख्याल से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार की तमाम स्कीम्स हैं इन सब चीज़ों को लेकर के. सरकार इसको किस तरीके से देखती है, स्वास्थ्य कितना बड़ा उसको कितनी महत्ता दी जाती है, कितना बड़ा प्रायोरिटी सेंटर है और क्या क्या काम हो रहा है.
इस पर और कई और मुद्दों पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। ये हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे साथ इस देश के स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए एनडीटीवी। एक बार फिर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है और अब मंच पर हमारे साथ हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी। मंडाविया साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बताया, 9 साल तक ये कार्यक्रम चला है और हम 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का लेकर के। मेरा सवाल मनसुख जी आपसे ये था कि इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स, उसमें भारत ने हमेशा दुनिया को एक राह दिखाई है, फिर चाहे वो पोलियो वैक्सीन हो या कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव हो। अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, जाहिर सी बात है बहुत हद तक संदेह था दुनिया भर में कि हम लोग कैसे कर पाएंगे भी या नहीं, लेकिन अब इसके बारे में जिक्र होता है कि कितनी जल्दी किया और प्रभावी तरीके से किया। लेकिन इसके साथ साथ मनसुख मंडाविया जी, कुछ चुनौतियां भी हैं हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर के, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, जैसे कि स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी, दूर दराज के जो इलाके हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लास्ट माइल तक, इन सब मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि दूर दराज क्षेत्र में हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए और हेल्थ एफोर्डेबल होनी चाहिए। ये भाषण का मुद्दा नहीं होना चाहिए, वास्तविक तौर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इसलिए हेल्थ को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो मोदी जी हमेशा सोचते हैं कि लास्ट व्यक्ति पर आपका डिसीजन का क्या प्रभाव होता है, और जब आप कोई डिसीजन करते हैं तो लास्ट स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति को लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ हुआ। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए हमने, मोदी गवर्नमेंट ने देश के 6 से 7 हज़ार पॉपुलेशन पर एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के लिए तय किया, और पिछले 9 साल में देश में 1,60,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन चुका है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्या कर रहा है? देश के लास्ट व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरी कोई हेल्थ को प्रॉब्लम है तो मुझे क्या जाना, तो उसको जाना है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है। प्राइवेट व्यवस्था तो कोई भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से उसको ये एश्योरिटी है कि आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पहुंचेंगे तो वहाँ आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलेगी। वहाँ आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिलने के बाद आपको सेकेंडरी केयर के लिए कहाँ जाना है, जो आवश्यकता लगी तो उसको कहा जाएगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जाना है सेकेंडरी केयर के लिए, और फिर भी ऐसा लगे कि उसको और टर्शरी केयर की आवश्यकता है तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर ही कैसे प्राप्त हो। और उसके अलावा देश में 22 एम्स तैयार हो रही है, 16 एम्स ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तो वहाँ हर स्टेट में हर नागरिक को नज़दीक से नज़दीक के स्थान पर उसको टर्शरी केयर हेल्थ फैसिलिटी अपने ही स्टेट में मिले, उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है। मतलब हेल्थ को एक अलग दृष्टिकोण से हमें देखने की आवश्यकता। और मेरा मानना है कि हेल्थ सेक्टर में हम दुनिया का मॉडल एक्सेप्ट करें, जरूर नहीं है भाई। सभी देश का पॉपुलेशन अलग है, क्लाइमेट अलग है, उसका डिसीज अलग है, उसकी आर्थिक स्थिति अलग है। तो हमें हेल्थ का मॉडल ये हमारे देश की स्थिति के आधार पर बनाना चाहिए, और ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम सफल जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर आपका। एक मुद्दा जो बार बार उठता रहता है ऐसी सभाओं में, और वो एक विषय को लेकर के है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है जो स्वस्थ भारत के अभियान में, जैसे टीबी मुक्त भारत अभियान, ये भारत सरकार ने इसको आरंभ किया है। और हालांकि देखा गया है कि बहुत से इसकी जो नंबर्स हैं वो कम भी हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें वो स्थान नहीं मिला कि हम कह सकें कि हाँ आज भारत जो है वो टीबी मुक्त हो गया। ऐसा शायद कोई अभियान है कि शायद 2005 तक ये हो जाए संपूर्ण।
इस ओर कितना, 1/4 कहते हैं दुनिया भर में, 1/4 जो टीबी विक्टिम्स हैं वो भारत से हैं। भारत में है। और ये क्यों होता है, हाँ पता नहीं क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस वजह से हुआ है, इस वजह से हुआ है। कई बार ये धारणा थी टीबी को लेकर कि वो गरीबों में होता है क्योंकि वो ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ रहे। लेकिन अब कहने में सर मुझे थोड़ी आपत्ति हो रही है क्योंकि हर सभा में हम अपना ही उदाहरण देते रहते हैं। हमको भी टीबी हो गया था बैठे बैठे, और हुआ ये कि लोग डर जाते हैं सर, अरे टीबी हो गया अब तो ख़त्म हो गया, कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमने इलाज शुरू किया, पता लगाया और इलाज हो गया, और आज हम आपके सामने हैं, हम टीबी मुक्त हैं। तो इसी तरह हम चाह रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भारत टीबी मुक्त कब होगा। पोलियो मुक्त तो हो गया है, अब टीबी मुक्त भी हो जाए तो। पोलियो मुक्त आपका भारी योगदान रहा है सर, हमारा योगदान नहीं, जो आपने जो भी हो किसी तरह इसी तरह की सभाओं से उसका परिणाम होता है जी। सवाल है अमिताभ जी, देश के सामर्थ्य को समझना। ये देश में बहुत सामर्थ्य है, लेकिन उसको अपना मॉडल देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्वास्थ्य सेक्टर एक ऐसा है, हमारे लिए स्वास्थ्य ये कॉमर्स नहीं है, इंडिया के लिए स्वास्थ्य ये सेवा है। और जब आप देश के नागरिक को प्रेरित करो, उसको दिशा दो, तो कैसा आउटपुट निकल सकता है उसका एग्जाम्पल में जो आपने विषय छेड़ा है कि देश कब टीबी मुक्त बनेगा। देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक प्रयास होता रहा, लेकिन जैसा आपने कहा कि सफलता मिलनी चाहिए, ऐसी नहीं मिली। दूसरा, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन भी है, वो ट्रीटेबल है, ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इलाज हो सकता है, स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन भी टीबी का केस बढ़ रहा है। सवाल ये है कि हम उसके लिए व्यापक पब्लिक अवेयरनेस करके लोक भागीदारी से उसको मिटा सकते हैं क्या। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तो मेरे संज्ञान में ये विषय था, मोदी जी ने कहा था कि ग्लोबल गोल है कि देश को 2030 में विश्व को टीबी मुक्त होना है। तो मोदी जी ने कहा कि हम 2025 में देश को टीबी मुक्त करेंगे। ये बात को पूरा करने की एज ए हेल्थ मिनिस्टर मेरी जिम्मेवारी है कि हम क्या करें। मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, निक्षय मित्र पोषण अभियान और निक्षय मित्र पोर्टल, और मैंने उसके ऊपर आह्वान किया। मैंने कई इंडस्ट्रीज़ के साथ कंसल्टेशन किया, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कंसल्टेशन किया, एनजीओ के साथ कंसल्टेशन किया, और मीडिया के माध्यम से पब्लिकली कंसल्टेशन किया कि मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। वहाँ सारे टीबी मरीज कौन से ब्लॉक में कितना है उसका सूची दी है, नाम नहीं दिया है, सूची दी है। और सभी टीबी मरीज के पास मैंने सरकारी लोगों को भेजा, मेरा हेल्थ कर्मियों को भेजा कि आप जाओ और उसको कहो कि आपको कोई गोद ले तो आपको दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे कुल मिला के उस वक्त 14 लाख टीबी मरीज थे, उसमें से 10 लाख टीबी मरीज ने कहा कि हमें कोई गोद ले ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने प्लेटफॉर्म पर रखा कि जो गोद लेगे उसको क्या करना है, उसको हौसला बढ़ाना है, उसको मिलना है, तो उसको प्रोत्साहित करना है कि आपको रेगुलर मेडिसिन लेना है, सप्ताह में एक बार कॉल करके पूछना है। और न्यूट्रिएंट के अभाव से टीबी ज़्यादा हो जाने की भी संभावना होती है, तो उसको न्यूट्रिएंट फूड मिले उसके लिए किट बना के महीने में एक बार देनी है, न्यूट्रिएंट फूड किट। मेरा एक आह्वान पर मुझे खुशी हो रही है, देखो ये देश की क्षमता और सामर्थ्यता। 90,000 लोग, वो एनजीओ के रूप में, इंडस्ट्रीज ग्रुप में रूप में, इंडिविजुअल के रूप में, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में, मैंने कहा छोड़ दो ये अभियान देश का है भाई। ऐसे 90,000 लोगों ने टीबी, 10 लाख टीबी पेशेंट को 30 दिन में गोद ले लिया। ऐसे सभी हेल्थ सेक्टर में, नॉट ओनली फॉर हेल्थ सेक्टर बट देश के लोग भागीदारी और सहकारिता, एक दूसरे को मदद करना, सहयोग करना, अपने से नीचे वाले लोगों के साथ खभे खभा मिला के खड़ा रहना, ये हमारा संस्कार है और उसको हम साथ में लेके आगे बढ़े। मैं मानता हूँ कि देश 2025 के अंत तक टीबी मुक्त हो जाएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सही बात कही आप जी। बिल्कुल। एक सवाल लेकिन मंडाविया जी, अभी थोड़ी देर पहले, आपके आने से पहले बच्चन साहब के मन में आया, और ये एक आम हिंदुस्तानी के मन में ये सवाल रहता है, और वो ये है कि मैं अगर बीमार हो जाऊं तो इससे पहले कि मैं अपना ठीक हो जाऊं, ये सोचने से पहले मेरे जहन में और मेरे मन में ये सवाल उठने लगता है कि मेरा कितना खर्चा हो जाएगा, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा भी या नहीं। इस चीज़ को लेकर के क्या ये सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो आपके मन में ये चीज़ बहुत अहम रहती है?
देखो ये पहले विचार आना ही चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है। वो गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। लेकिन कोई अमीर परिवार के यहाँ बीमारी आती है तो उसके जेब में पैसा होता है और वो अपना अच्छी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है, करवाना चाहिए। लेकिन जब कोई गरीब परिवार के यहाँ बीमारी आ जाती है, तब उसकी स्थिति ये हो जाती है, जब अस्पताल जाते हैं और कहते हैं कि हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 4 लाख रुपया का खर्च होगा, उसकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दैनिक दिन की मजदूरी करके खाने वाला व्यक्ति के यहाँ 4 लाख का खर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं होती। शाहूकार भी उसको पैसा नहीं देता है, क्योंकि उसको गारंटी नहीं है कि वो वापस देंगे कि नहीं देंगे। आज आपके धारावी में एक गरीब परिवार के व्यक्ति का इलाज, आज एक अमीर परिवार के व्यक्ति का इलाज जिस हॉस्पिटल में होता है, ये हॉस्पिटल में अमीर परिवार के जेब से होता है और गरीब परिवार के व्यक्ति का इलाज आयुष्मान भारत योजना से होता है। देश में 60 करोड़ लाभार्थी आज आयुष्मान भारत योजना के द्वारा इलाज करवा रहे हैं। आज तक 5.5 करोड़ लोगों का इलाज हुआ। आज स्वास्थ्य के लिए गरीब और अमीर का भेद मिट गया है। दोनों व्यक्ति को एक ही अस्पताल में एक ही लेवल का इलाज प्राप्त हो रहा है। ये मोदी गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया। बिल्कुल एक चीज़ मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लीज़, मौका मिला इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा, ये जो जन आरोग्य योजना है बहुत अच्छा है। जब अस्पताल पहुँच जाता है मरीज, उसका इलाज हो जाता है। पर कैंसर हो या कार्डियक डिजीज़ हो, एक दिन जाके इलाज करके आने वाली बात नहीं है। उसको कई दिन बार बार जाना होता है। अगर उसके शहर में नहीं है, बाहर जाना, तो उसके जो डेली वेजेस है ना, वो अटक जाते हैं, जिसके कारण उनका परिवार फंस जाता है, जिसके कारण बहुत लोग जा नहीं पाते। जाने का, ट्रीटमेंट का ऑप्शन होने पर भी वो जाके उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। एक और बात सर प्लीज़, दूसरी बात है आने जाने का खर्चा। तो अगर 100 किलोमीटर दूर पे गांव है, कैंसर हॉस्पिटल जाना है, आना जाना का खर्चा वो उठा नहीं पाते हैं। कभी अस्पताल सपोर्ट कर पाता है, कहीं नहीं सपोर्ट कर पाता है। आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि गरीब परिवार अपने घर को चलाए, परिवार का भरण पोषण करे या अस्पताल जाए। हमने इसलिए सुनिश्चित किया है कि जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ना, वहाँ टेली कंसल्टेशन की सुविधा खड़ी की है। टेली कंसल्टेशन के द्वारा उसको प्राइमरी इलाज और सेकेंडरी इलाज के लिए कोई मार्गदर्शन चाहिए तो एम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, आप जैसे डॉक्टर के साथ, वो सीधा टेली कंसल्टेशन से जुड़ जाता है और वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर उसके साथ बात कर लेते हैं और वहाँ से वो बोलते हैं कि ये इलाज कर लो, ये इलाज कर लो। और जब उसको दिखाने जाना है, प्रत्यक्ष हॉस्पिटल जाना है, तो उसके लिए कई स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से योजना चला रही है कि उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए भी खर्च दे। आयुष्मान भारत योजना की इम्प्लीमेंटेशन करने वाली अस्पताल भी उसको आने जाने का किराया दे देती है। उसको हर संभव, और कोई भी योजना है, हम गवर्नमेंट की ओर से माइंड ओपन रखते हैं। जब जब हमें सुझाव आता जाता है, अनुभव मिलता रहता है, ये करना चाहिए, वो ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें आता था सुझाव कि उसका पैकेज बढ़ना चाहिए, एंड पैनल में हॉस्पिटल ज़्यादा बढ़नी चाहिए, जो हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है उसको तुरंत ही पेमेंट होना चाहिए, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो रोबस्ट नहीं है, इस सिस्टम में ठीक करना चाहिए। तो जो डेली ग्रीवेंस आती है उसका रिड्रेसल के लिए भी हमने एक टीम बनाई है और मैं स्वयं उसका रिव्यू करता हूँ ताकि गरीब लोगों को हम मदद कर पाए। हम एक अलग टाइप की कंट्री है भाई। हम हमारे घर के द्वार पर केवल लाभ की बात नहीं करते। हम ये संस्कार के वाहक नहीं है, ये संस्कार की विरासत नहीं है कि हम केवल अपना ही सोचें। कोविड में तो सब लोग अपना अपना सोचते थे, लेकिन हम इस विचार के वाहक हैं। हम हमारे घर के द्वार पर लाभ भी लिखते हैं, शुभ भी लिखते हैं। मेरा कल्याण होना चाहिए। प्राणी मात्र सोचेगा अपना कल्याण करने के लिए, दुनिया की सारी सभ्यता अपने बारे में सोचेगी, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ऐसा मानती है लाभ और शुभ, मेरा कल्याण हो लेकिन सामने वाले का भी कल्याण होना चाहिए। नतीजा ये निकला, इतने बड़े देश में सरकार की ओर से जितना हुआ इतना सरकार ने किया, एनजीओ की ओर से जितना हुआ इतना एनजीओ ने किया, लेकिन हम सब लोगों ने भी ध्यान रखा कि हमारे पड़ोस में कोई भूखे नहीं सोए हैं ना, उसका हम सब लोगों ने भी ख्याल रखा और कोविड क्राइसिस के सामने हम सक्सेसफुली लड़ पाए। बहुत अच्छी बात।
सर मैं एक और प्रश्न डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी से। एक तो आपका बहुत बहुत स्वागत मान्यवर। सर एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ें जो हमारे सामने कई बार आती हैं आजकल, और आजकल ख़ास तौर से हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो दिल की बीमारी से उनका देहांत हो रहा है और डायबिटीज़ से, और इस ओर ये हम समझ में नहीं आता सर क्यों हो रहा है। कई लोग जो हैं अलग अलग धारणाएं उनके मन में चल रही हैं कि ये कोविड की वजह से हो गया है या इसकी वजह से हो गया है या काम का स्ट्रेस है, लेकिन हार्ट डिजीज़ जो है आम तौर पर नौजवानों के साथ नहीं जोड़ी जाती। आजकल हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि बहुत से नौजवान जो हैं अचानक उनका हृदय जो है वो बंद हो जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो वी जस्ट वांटेड टू नो कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी कम उम्र में एक तो हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं और ये डायबिटीज़ को कैसे इसका समाधान आए। तो इसको कैसे क्यों इतना बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों की जीवन शैली बदल रही है, लाइफस्टाइल। उसको हार्ट डिजीज़ को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहा गया है। लाइफस्टाइल मीन्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल। तो मेंटल स्ट्रेस सबसे पहले बात करते हैं। एक स्टडी भी हुई थी जिसमें देखा गया कि जो मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है यंगस्टर्स में, स्पेशली बिकॉज ऑफ द रेस टुवर्ड्स मटीरियलिज्म जिसको कहा गया है, टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। और मानसिक तनाव जब बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज़ होगी उससे। दूसरी चीज़ ये है कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी बहुत कम हो गई है। लोग टहलने नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते। और ये माना गया है कि अगर कोई आदमी 45 मिनट हफ्ते में 4 या 5 दिन वॉक कर ले, वही उसके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। जैसा कि आपने बताया, शुगर यानी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, और तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल, ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये साइलेंट किलर्स हैं। सर क्या इस लाइफस्टाइल जिसकी भी बात हुई थी अभी, लाइफस्टाइल से भी प्रभावित हो सकता है? जी। तो वो क्या खा रहा है, क्या कंज्यूम कर रहा है? लाइफस्टाइल चेंज करने से ये बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। 90% ऑफ हार्ट डेथ्स कैन बी प्रिवेंटेड जस्ट बाय लाइफस्टाइल कंट्रोल। खाने पीने की अपनी दिनचर्या से, अपने एक्सरसाइज से और स्मोकिंग ना करने से 90% पीपल कैन जस्ट अवॉइड अ हार्ट अटैक एंड सर्वाइव। We have Dr. Seshaya here today, and I know, Dr. Seshaya, we always keep saying, and we need that the time India is the diabetes capital of the world, yet we possibly don't take it seriously enough, as we were just discussing. What has changed in India since then? Since we've discovered that we need to move towards... Not only in India, sir, all over the world. Diabetes epidemic has become pandemic now. So India is definitely overshadowing even China now. The most important thing I want to share with you, the prevention of diabetes is not that easy. Not because by taking detection of diabetes, beat diabetes, distribution of diabetes, all these things are useless. They're only unnecessarily spending their time and money in going around all over the country, screening and doing nothing is possible. So what my concept is, I think I wrote also our Honorable Minister long time ago, one year ago, the primordial prevention of diabetes. That means if child should not develop diabetes in the future, it is possible. The last decade, David Barker told from United Kingdom that fetal origin of adult diseases, everything says fetus. Mother's womb is very important. So one may ask me, sir, why genetic? Why not could be genetic? No genetic. It is not possible. Most important, epigenetic. Genetic may be there, it cannot produce diabetes. The present concept is, since neonatology is here, 8th week itself you must check. Not at 12th week, and the old book says first trimester, that's all gone. Why I am telling 8th week? Because 10th week is the time. This is very, very important message. 10th week, if mother blood sugar, would be mother blood sugar
crosses 110 milligrams, what happens there? Unfortunately, that 11th week, fetal beta cell start increasing insulin to manage the maternal blood sugar. Once child starts secreting insulin, it will never stop. It will go on the stop. So ultimately they develop what we call gestational diabetes mellitus. Once that she develops diabetes, a child also will become diabetic. If I just want to come across to you, Dr. Sagdeo, you work in the tribal population in Wayanad in Kerala, and lifestyle diseases are often thought as an urban phenomenon. But अब हम देख रहे हैं कि rural India में भी बहुत बढ़ रहे हैं. When I went there 50 years ago in Wayanad, they were living separate life away from the mainstream, but they were happy. What we say today is organic food, so they will take organic food which is made from them. They will go to field. What we say exercise, you do exercise. So they were 24 hours having a very healthy lifestyle. But because of this new encroachment into their life, and we are trying to tell that this is the new better way of life, that is actually affecting their lifestyle, and these lifestyle diseases number is increasing in tribal health. In tribal health, I will add that we are working on a sickle cell disease, which is a genetic disease. And one of our Prime Minister main program, it was declared that by 2047, India will be made free of sickle cell disease. Our Honorable Minister is also involved in it. So Vivekanand Medical Mission, and we are working in Wayanad for control of this sickle cell disease, which is prevalent in tribal communities in India. And it is a genetic disease transmitted from gene first generation to next generation. So there is, at present, there is no national registry and it is not notified disease. So I will request Minister to see that it is declared as notifiable disease, so that all the patients or the expectant mothers, just like diabetes, if we test the sickle cell disease, then the pre-marriage counseling and passing the disease to the next generation can be prevented. Thank you. सवाल उसमें इतना ही है, समय पे एफर्ट करना और फोकस एफर्ट करना. Yes. इटली ने सिकल सेल मुक्त हो गया, जापान सिकल सेल मुक्त हो गया. Yes. इंडिया क्यों नहीं हो सकता है? Yes. इंडिया में 278 डिस्ट्रिक्ट, 12 स्टेट, 7 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन, उसका स्क्रीनिंग करना है. हमने तय किया 3 साल में उसका स्क्रीनिंग कर लेना. Yes. हर व्यक्ति को, मैंने जब लॉन्च किया सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन को, उस वक्त मैंने कहा था कि हमें व्यापक तौर पर जनभागीदारी से सुनिश्चित करना है. आप शादी करते हो तब कुंडली मिलाओ ना मिलाओ चलेगा, लेकिन मैं जो कार्ड, प्रधानमंत्री जो कार्ड दे रहे हैं, ये कार्ड मिला देना. तो कैरियर है तो 50% आपका बच्चे को सिकल सेल ग्रस्त होने की संभावना है. दोनों पॉजिटिव है तो रेड आएगा. आपको नहीं शादी करनी है, शादी की तो बच्चे पैदा नहीं करना है. एक बार लोगों में ये अवेयरनेस आ जाएगी तो करेंगे. ये देश में हमने कई ऐसे अभियान सक्सेसफुली चलाया है. दूसरा, मैं भी उसको मॉनिटर करूं, इसलिए डिजिटल रजिस्ट्री होनी आवश्यक है. कोई भी डिसीज हो, भारत सरकार के डैशबोर्ड पर पता होना चाहिए, स्टेट को पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पता होना चाहिए और जनता को भी पता होना चाहिए. ये बहुत आवश्यक होता है. तो एफर्ट सिस्टमेटिक हो, फोकस हो, आउटपुट मिलेगा. 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब देश में सिकल सेल नहीं रहेगा. Dr. Reddy, I just want to ask you something about gut health. Yes. And it's become a very prominent element these days. We just like to ask you and tell the viewers and all of us what you feel about it, how it is affecting our lives. Because it's been noticed that gut health also provides an access to several other diseases, and more importantly, sometimes your mental health as well. Yes. Maybe if you can just elaborate on that, Doctor. So I think as a gastroenterologist, we realized early that gut health is very important to maintain rest of the body. Like Dr. Praveen was saying, heart also is controlled by the stomach, the gut. In fact, our ancient, we used to have in the text saying that everything comes from the gut. That's true because the gut has a lot of bacteria which produce, all our food is digested by the gut. Bacteria send all these chemicals to the body, and these chemicals control every activity of the body, the heart rate, the blood pressure, the mental health, everything is controlled.
And any changes in the lifestyle, decreased exercises, abnormal food habits, smoking, alcohol, everything affects the gut microbiome, causing dysbiosis in the gut and this problem. And one important thing we noticed is that fatty liver disease, which is part of the liver, is part of the gut, is affecting 30% of the Indians, 30%. Really? 30, whether you stay in the village, whether you stay in the city, it's same. The fast foods, we think that fast foods are calories causing the problem. No, fast foods have additives and preservatives which is causing the problem. They have certain elements inside the fast food. Yes. Fast foods have got like titanium, they got some phenols, all these are preservatives. And it's not the they calories. harm the body. And they harm the body. It's not the calories. These fast foods will change the bacteria, will cause damage to the gut, will cause damage to the liver. In all Western countries, these preservatives, additives are very strictly controlled. Only 60 of them can be used. I don't know about the Indian law, but I request Honorable Minister, आप कुछ कर सके इसके लिए कि फास्ट फूड वो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स फूड में रेगुलेशन लेके आके कि ये certain only safe ones are given. And unfortunately, in India, we are not only becoming the diabetic capital, but we are becoming the capital for fatty liver disease. And this fatty liver disease leads to cirrhosis of the liver, liver cancers. Highest number of liver cancers in the world are in India. And we are genetically prone for fatty liver. So unless we control this, diabetes is okay, heart disease is okay, but fatty liver is going to kill many Indians. If we look at the gut microbiota, then when you're born with a normal gut microbiota if you're born by the normal vaginal delivery instead of cesarean section. If you are breastfed exclusively for the first 6 months, your first epigenetic normal microbiota is written. You are less likely to become obese. You are less likely to develop the lifestyle diseases. So actually, we have to start right from the beginning. So it has the strength to tackle all these things. Yeah. So actually, one very important message to the public would be that if you want your child to have a normal, healthy start, exclusively breastfeed for the first 6 months, provide an environment which is supportive. Like in our public places, we are not very supportive about the breastfeeding. You go to the West, women breastfeed even in the trains, local trains. It's a better lifestyle. Yeah, what Dr. Claire says is right. There are 3 things which determine the gut health in a child. One is vaginal delivery, second is breastfeeding, third is no antibiotic should be used. If follow these 3, our children will start having a healthy gut. सब एक धारणा होती है ना सोशली, यार हमारा पेट है बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ हजम कर जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। हम सुने हैं कि ब्लेड भी खा लेंगे तो गल जाएगा पेट के अंदर। बट जब इस तरह की सोशल चीजें बात होती है ना, so then you are tempted to start eating stuff which is not going to be healthy. जो बहुत गर्व महसूस करने लगते हैं लोग ये कहने की लकड़ी पत्थर सब हजम हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनसुख मंडाविया जी, मैं आपके लिए जो बना है, आपका ट्रेडिशनल फूड है, जो आपका खाने का है वही खाओ, कुछ नहीं होगा। देश की विचित्रता की बात कर रहे थे आप, और भोजन और क्या क्या खाना चाहिए, व्हाट वी ईट। सर देयर इज सम, हमारे संस्कार हैं सर, there is some, I feel, historical feeling. You go to any different state, the food will be different. कुछ तो सोच समझ करके वहाँ पर वो खाना बना होगा, जो कि अब ट्रेडिशनल फूड बन गया है। एंड वही लोग चाहते भी हैं, और वो लोग जो खाते हैं सर उससे स्वस्थ रहते हैं। कहीं ना कहीं सर सदियों से ये बात चलती रही होगी कि इस जगह पर, इस प्रांत में, इस तरह के वातावरण में, इस तरह के क्लाइमेट में ये खाना चाहिए, सही होना चाहिए। उस तरह के पदार्थ बनते हैं। और सर अंदर की हम लोग मानते हैं सर कि जब भी हम लोग कोई ट्रेडिशनल खाना खाते हैं ना, हमें बड़ी संतुष्टि होती है। नहीं क्यों सर, वो हमारे अंदर है, वो जो हमारी जीन्स के अंदर है। ट्रेडिशनली जो डाइट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से आए ईच रीजन में, इट इज मेड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन, for that particular type of activity, जो weather है और जो digestion, everything is mixed together. And local food. So local food. So जो local food जो मिलता है, that is the best for that. बिल्कुल सर। So we are making a mistake by adapting other things. यहाँ पर सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और बहुत कुछ बताया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, और मनसुख जी और अमिताभ जी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो क्यों ना एक प्रस्ताव के बारे में बात की जाए कि जब इतना ज्ञान है
इतना जानकारी है, तो इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया। हम 9वें साल की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही भारत में स्वास्थ्य को लेकर सबसे लंबे समय तक चलने वाली टीवी मुहिम 10वें साल में प्रवेश कर जाएगी। मेरा इस मकसद पर बहुत गहरा एक भरोसा है और इसलिए मैंने एनडीटीवी और डेटॉल से हाथ मिलाया है। ये बिल्कुल सही समय है याद दिलाने का कि हम 2030 तक निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि टिकाऊ विकास के लक्ष्यों से केवल 7 साल दूर होंगे और हैं, अगर हम सबको संपूर्ण स्वास्थ्य मुहैया कराना है और उसको चाहते हैं कि वो हो जाए। हमें देश भर से हर किसी की आवाज़ को सुनना होगा, हर किसी की कहानी सुननी होगी और इसलिए बनेगा स्वस्थ इंडिया के 10वें साल में हम ठीक इसी काम पर ध्यान देंगे। हम अपनी कलम और अपने माइक, जिससे हम बोलते हैं और कह रहे हैं कि युवा लोगों के हाथों में सौंप देंगे। उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो स्वास्थ्य से जुड़ें, जन भागीदारी के मुद्दों पर अपनी कहानियाँ सुनाएं। स्वास्थ्य पत्रकारिता पर इस स्कॉलरशिप के ब्यौरे जल्द ही बनेंगे स्वस्थ इंडिया की वेबसाइट पर। आइएगा उसे और इसलिए देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। धन्यवाद। मनसुख मंडाविया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी अमिताभ बच्चन जी जो कह रहे हैं हेल्थ जर्नलिज्म, स्वास्थ्य के बारे में पत्रकारिता, अक्सर ये माना जाता है कि हेल्थ बीट, एजुकेशन बीट, ये जर्नलिज्म में कोई बहुत बढ़िया बीट नहीं है। जब तक कोई बढ़िया पॉलिटिकल स्टोरी ना लेकर के आओ तब तक दर्शक भी रुचि नहीं रखेगा, लोग भी नहीं देखेंगे। लेकिन आज इस मुहिम की घोषणा हुई है कि स्वास्थ्य पत्रकारिता को आगे रखना है और उसके ब्यूरोज बनाने हैं उसके बारे में, ताकि लोगों तक इसके बारे में पहुंचाया जाए। इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार? मैं कहूँगा कि आज तक जो होगा होगा, लेकिन पोस्ट कोविड एरा बदल गया है। अभी स्वास्थ्य भारत के लिए या तो स्वास्थ्य के लिए, पत्रकारिता के लिए प्रायोरिटी हो गई है। मैं वीक में एक बार मीडिया के साथ इनफॉर्मल डिस्कस करता हूँ, तो पहले कम आते थे लेकिन अभी बड़ी संख्या में आते हैं। क्या कर रहे हैं बताओ, क्यों किया, कैसे किया, वो क्या होने वाला है, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यानी कि समय बदला है और लोग अपने सेहत के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हुआ है। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है। और ये जो आपका कार्यक्रम है ना, बनेगा स्वस्थ इंडिया, वो मैं तो पहले आपको बता दूंगा कि आप 10 साल तक टिक पाए। शुरुआत तो कर लेते हैं लोग, लेकिन बाद में कंटिन्यूस करना मुश्किल होता है। आप 10 साल तक कंटिन्यूस कर गए और फिर आगे चलाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ, आपका समय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी को भी और रैकेट को भी, जो इस भागीदारी में हम लोगों के साथ रहे। और 9 सीज़न पूरे हुए हैं और 10वें की अब बात चल रही है। जब 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, उसके बाद अब ये 10वां सीज़न। और आप सही कह रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर साहब, कई चैनलों ने प्रयास किया लेकिन फिर छोड़ दिया। ये 10वां साल अब शुरू होने जा रहा है एनडीटीवी। I have a question for Dr. Khan. Sir, you work in remote areas and I'm sure that there must be many incidents where you have faced certain circumstances or stories from the people that you work with, and is there anything of interest that we could share today on this panel? See, empowering our community is the way we can move forward. So हम गाँव में, हमारे एरिया में बहुत दूर दराज जगह है जहाँ पहाड़ है, जंगल है, लोग आना जाना मुश्किल है। हम आशाओं के साथ काम करते हैं। एंड सम ऑफ दिस आशास आर जस्ट अबाउट 8th क्लास पास, लिखना जानती नहीं है, कंप्यूटर नहीं चलाना जानती हैं। उनको सिखाने से हमारे ऑफ हैंड आई रिमेंबर एक छोटे से गांव में किसी महिला के स्तन में एक छोटा सा गांठ हो गया। हमारे इलाके में
एवरेज ब्रेस्ट कैंसर का साइज 10 सेंटीमीटर एक नारियल स्तन में लेके आती हैं। इतना बड़ा होने के बाद कभी कभी फूट जाता है। आशा लोगों के साथ हम काम करते हैं। आशा को हमने सिखाया कि स्तन में कोई गिल्टी होगा उसको डॉक्टर को दिखाना है। इस महिला ने आशा से कॉन्फिडेंस में बताया कि मेरे स्तन में एक छोटा सा गिल्टी है। अस्पताल नहीं आना चाहती थी। महिला ने उसको कन्विंस किया, उसको आने जाने का खर्चा उठाया और आशा महिला को हॉस्पिटल तक लेके आ गई। वी इन्वेस्टिगेटेड, वी फाउंड द कैंसर, वी ट्रीटेड हर, एंड दैट इज़ टू माई थॉट अ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल जर्नी. A lady who is very basically educated, because she is empowered with knowledge, could bring about change. The other thing I want to add as part of this conversation is, see, सब लोगों ने बात किया, India is transforming from a developing to a developed country. हमारे बीमारियां भी from infectious diseases to lifestyle diseases में बदल रही हैं. लाइफस्टाइल में अगर आप कैंसर को लेंगे, द कॉजेज ऑफ कैंसर, 70% ऑफ कैंसर्स आर कॉज्ड बाय टोबैको स्मोकिंग और चूइंग, बाय अरेका नट सुपारी, अल्कोहल, पुअर डाइटरी प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड सम इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशंस. अगर ये 4-5 कारणों को देखेंगे, 70% कैंसर को हम रोक सकते हैं. एंड वी आर अ कंट्री दैट नीड्स रिसोर्सेज फॉर सो मेनी थिंग्स. कैंसर को छोड़ दीजिए, कैंसर से कई गुना ज़्यादा है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, COPD, तमाम अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. हार्ट अटैक का कारण लेंगे टोबैको, अल्कोहल, डाइट, एक्सरसाइज. स्ट्रोक का कारण लेंगे टोबैको, अल्कोहल, डाइट, एक्सरसाइज. COPD का कारण लेंगे, डायबिटीज़ का कारण लेंगे, हाइपरटेंशन का कारण लेंगे, एन्यूरिज्म्स का टोबैको, अल्कोहल, डाइट, एक्सरसाइज आर अ कॉज फॉर सो मेनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. जब हम कैंसर प्रिवेंट करने जाएंगे, वी आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग ऑल ऑफ दीज. वी आर प्रमोटिंग हेल्थ इन द कम्युनिटी. एंड फॉर अ कंट्री टू ग्रो एंड प्रॉस्पर, वी हैव टू बी सिक्योर एंड वी हैव टू बी प्रोडक्टिव. Only a healthy nation can keep itself secure. Only a healthy nation can progress, can be productive. And to keep ourselves healthy is a national responsibility. Is as patriotic a job as protecting the country in the borders. Yes. हम सबका फर्ज बनता है to promote health. It does not require a doctor or a nurse or a medical institution. Every one of us, the Asha can do that. Every one of us can do that. And that is my learning from her. And that is what I think we should promote. माननीय मंत्री जी, आपसे एक ऐसे ही सवाल पूछना चाह रहे हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं जो कि चिकित्सा में, और बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे अच्छी किस तरह से हेल्थ को लेकर के आगे. क्या ऐसा संभव हो सकता है कि एक सरकार की तरफ से एक हेल्थ काउंसिल बने, जहाँ बैठ करके लोग विचार विमर्श करें कि किस तरह ये बीमारी है, इसके साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे इसके साथ हमको इससे हम दूरी पा सकें, इसका इलाज कैसे होगा, क्या मैसेज हम दे सकते हैं देशवासियों को? कोई ऐसा एक सरकार की तरफ से हेल्थ काउंसिल लगा. बात सही है. एक प्लेटफॉर्म पर आके कंसल्टेशन करके समय समय पर हेल्थ के बारे में डिबेट और डिस्कशन हो जी, और वो एक्सपर्ट लोगों के साथ हो, ये बहुत आवश्यक होता है. मैं 13, 14, 15 3 दिन के लिए सारे प्रतिवर्ष ये होता है, सारे देश के सभी हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ विभाग के सारे सेक्रेटरी, एक्सपर्ट एंड एमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ इन हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, सभी के साथ 3 दिन बैठते हैं और वहाँ डिटेल डिस्कशन होता है. नहीं केवल सरकार की योजनाओं के बारे में और सरकारी, लेकिन उसमें सब लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी बात रखते हैं, वर्तमान डिसीज़ का सॉल्यूशन, बढ़ते हुए डिसीज़, ये सब के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन होता है. तो जो हम लोग व्यवस्था अभी बनाई है, सभी को कंपाइल करके उसके ऊपर चिंतन बैठक करना. तो हम ऐसी प्रतिवर्ष एक चिंतन बैठक करते हैं. ये चिंतन बैठक में सभी जगह से आए हुए बिंदु पर विचार विमर्श करते हैं. और ये सबसे पहली प्राथमिक बात है, देश को समृद्ध करना चाहते हैं तो देश के नागरिक को स्वस्थ करना होगा. स्वस्थ नागरिक स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण करेगा, स्वस्थ सोसाइटी समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा. लास्ट व्यक्ति तक हम क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? फॉर एग्जांपल, हेल्थ को केवल सरकार बनी है हमारी तो हम केवल हॉस्पिटल खोल दे पूरता, ये इनफ नहीं है, लेकिन उसको हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, मैं अस्पताल खोल दूँ लेकिन डॉक्टर ना हो तो 9 साल हुआ. पहले
350 मेडिकल कॉलेज थी, अभी 707 मेडिकल कॉलेज हो गए, 3 साल में डबल हो गए। क्योंकि मुझे मेडिकल कॉलेज चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, तो मुझे डॉक्टर की सीट बढ़ानी होगी, MBBS की सीट बढ़ानी होगी। केवल 54,000 सीट थी, आज 1,07,000 MBBS की सीट है। मैंने तय किया है कि UG PG दोनों सीट सेम हो जानी चाहिए। और हेल्थ सेक्टर में कॉम्पैक्ट माइंड नहीं चलेगा, ओपन माइंड चलेगा। इसलिए कोविड क्राइसिस में हमने देखा कि हमारी कमियां क्या क्या है और हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो हम रुके नहीं, हमने हमारी गलतियां को ढूंढी कि आने वाले 50 साल में देश में ऐसा कोई पेंडेमिक आए तो मेरा देश उसका सामना करने के लिए सज्ज होना चाहिए। क्या करना चाहिए? 64,000 करोड़ का नेशनल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च किया। उससे हर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपया का खर्च किया जाएगा, ताकि टेस्टिंग फैसिलिटी सरकार की हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एपिडेमियोलॉजी लैब हो, वहाँ से लेके स्टेट और रीजनल लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट में 100 बेड का ऐसा क्रिटिकल केयर यूनिट हो, जहाँ ऑक्सीजन फ्लो परमानेंट हो, जहाँ वेंटिलेटर हो, जहाँ ऑल टाइप ऑफ क्रिटिकल केयर की फैसिलिटी हो। हमने तय किया और काम चालू कर दिया। वेट करने का समय नहीं है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह की अगर काउंसिल सरकार की तरफ से बने और काम हो। मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है मेडिकल फील्ड में। एक और चीज़ हो रही है, जब से इंटरनेट आया है, कोई भी बीमार होता है ना, वो सीधा जाके इंटरनेट को बोलेगा भैया हमको ये बीमारी क्या इलाज होना चाहिए, और वो बता देता है इंटरनेट। सही है गलत है, वी डोंट नो, एंड आई जस्ट बिलीव इट मे बी अ टेरेबल प्रैक्टिस। You know, I mean, with all due respect, Google is not the answer to a doctor. And I mean, you know, so somehow, तो हम कह रहे हैं सर वो कि अगर इस तरह से एक मेडिकल टीम बन जाए और वो सब जैसे कि आप बता रहे हैं वो सब रिसर्च करके रखती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोविड के समय में क्या हुआ था सर, और जितने भी महान डॉक्टर्स बैठे हैं, व्हाट डिड दे डू? नोबडी न्यू इन द मेडिकल फील्ड व्हाट टू डू विद दिस डैम डिजीज। And wherever there was an incident, you know, the really fantastic thing that was happening was that each doctor sitting in whichever country, he was sharing that information with the rest of the world and the rest of the doctors of the world. And they were giving their inputs. And this doctor would then study these inputs for that particular patient in that particular region and start treatment. तो इस तरह से अगर एक मिलजुल करके एक ऐसी संस्था बन जाए जी सरकार की ओर से, जैसे like a council, like a one health council, which then everyone can refer to, and even the medical field people, वो लोग जा करके भी इनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं। एक साथ अगर काम करें। रवि, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगी, हाउ डू यू थिंक अ बॉडी, जैसे अमिताभ जी बात कर रहे थे मंदाविया जी से, हाउ डू यू थिंक अ बॉडी लाइक दिस विल हेल्प प्लानिंग इंटरवेंशंस एंड प्रोग्राम्स ऑन ग्राउंड, स्पेशली बिकॉज सो मेनी ऑफ द प्रोग्राम्स विच वी बीन डूइंग इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स, दे आर बेस्ड ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर बेस्ड है देश के ऑल ओवर द कंट्री, और अलग अलग जो हेल्थ इश्यूज़ है उस पर फोकस करती है। Thank you so much, Amrika, for asking me this question. I will give you the example of our Honorable Prime Minister and our first season of Detol Banega Swasth India, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि हमें एक हाइजीन इंडेक्स बनाने की ज़रूरत है, जिसमें डॉक्टर इंदिरा भी हमारे साथ में थी। सर आपके साथ में भी हमने हाइजीन इंडेक्स बनाया। सर हमने एक सिटी से हाइजीन इंडेक्स चालू किया था, एक सिटी से 2 सिटी, 2 सिटी से 10 सिटीज़, 10 सिटी से 25 सिटीज़। फिर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला इस इंडेक्स को पब्लिक करने का। हमने उस इंडेक्स को पब्लिक किया। पब्लिक करने के बाद में वो स्वच्छ सर्वेक्षण के रूप में बदला सर, और आज स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो पूरे इंडिया के अंदर यूज़ हो रहा है। यू हैव द रैंकिंग, इंदौर का रैंकिंग है, वाराणसी का रैंकिंग है, सूरत का रैंकिंग है। पूरे इंडिया का आप रैंक देख सकते हो कि स्वच्छता के पैमाने पे कैसे क्या चल रहा है। इसका शुरुआत भी ऐसे हुआ था। अब ये जो काउंसिल ऑफ थिंकिंग कोचेस की बात है, सर पूरे इंडिया में एक भी काउंसिल नहीं है थिंकिंग कोचेस की वन हेल्थ पे या हाइजीन पे। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया का ग्लोबल साउथ में अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, और इंडिया की पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि अब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। अगर हमारे पास में इतने ज़्यादा लायक डॉक्टर्स हैं इंडिया में, तो एक डॉक्टर्स का थिंकिंग कोचेस का हम एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें अंडर योर लीडरशिप, काइंड ऑफ थिंक टैंक, एज ए थिंक टैंक, जो कि वन हेल्थ के जो इश्यूज हैं, जिसके अंदर हाइजीन भी इशू है, इन्वायरमेंट भी इशू है, इन सबको साथ में लेके डिस्कशन हो।
एक सर दूसरी बात ये भी है कि मैंने सर अराउंड 5 इयर्स पहले रैकेट ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट्यूट का स्थापना किया लंदन के अंदर, जिसमें एम्स के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलेरिया, ही वॉज ए पार्ट ऑफ दैट। सारे जो कॉन्टिनेंट से, हर कॉन्टिनेंट से एक एक डॉक्टर को लिया मैंने सर। उस पूरी काउंसिल को हमने एस्टैब्लिश किया ग्लोबली, और अभी येल यूनिवर्सिटी के साथ में हमने एक स्टडी पब्लिश किया, क्लाइमेट चेंज और डायरिया के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट है। दैट वाज द फर्स्ट स्टडी इन द वर्ल्ड व्हिच केम आउट फ्रॉम देयर सर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पहले यही देखते थे कि जितनी बाढ़ आएगी तो डायरिया के केसेस बढ़ेंगे, कॉलरा के केसेस बढ़ेंगे। एस्टैब्लिश करना ये फैक्ट कि बेसिकली अब जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, आप वैसे आप वाटर को सिक्योर कैसे करोगे, वाटर का स्केर्सिटी होगा, उसका स्टोरेज की इश्यूज होंगे, उसकी वजह से क्या डायरिया के केसेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो हमने मल्टी कंट्री ये स्टडी किया सर येल के साथ में, येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ में। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि एक थिंकिंग कोचेस का एक इंस्टीट्यूट हम एस्टैब्लिश करें अंडर द मिनिस्ट्री, जिसमें प्राइवेट भी हो, प्राइवेट फंडिंग भी हो, गवर्नमेंट फंडिंग भी हो, और इंडिपेंडेंट जो डॉक्टर्स हैं सब, पद्मश्री, पद्म विभूषण, दे ऑल कम टुगेदर and they drive this agenda for the nation building. And like today we are उसमें जो आपने कहा है जी सर, बहुत अच्छा सुझाव है। जी आज अलग अलग लेवल पर काउंसिल के रूप में काम होता है, लेकिन उसको एक फॉर्मलाइज करके पीपीपी मोड में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को इकट्ठा होकर एक ऐसा फॉर्मेशन आपका सुझाव है कि जो डिबेट और डिस्कशन के लिए परमानेंट हो, उसमें नए नए लोग आते रहे, काउंसिल के रूप में डिबेट डिस्कशन करता रहे, एक्सपर्ट ओपिनियन पर डिबेट होती रहे, वर्ल्ड में जो न्यू एरा है उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन, न्यू रिसर्च, न्यू इनोवेशन, न्यू डिसीज, न्यू स्टडी, उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होती रहे। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम अवश्य बनाएंगे। अच्छा सुझाव है, इस दिशा में काम कर सकते हैं। अब आज हमारे साथ इतने डॉक्टर्स हैं, सब क्लेम्ड है, दे बीन रिकॉग्नाइज्ड सर बाय द गवर्नमेंट। इंदिरा जी, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, हाउ डू यू थिंक सच अ बॉडी वुड हेल्प डेवलप पॉलिसीज एंड ऑल्सो हैविंग एवरीबडी एट वन लेवल, सारे जो एक्सपर्टीज हैं यहाँ पे, पॉलिसी लेवल पर इसकी कितनी हेल्प होगी? Actually, Ambika, I think this is an excellent suggestion, sir. If you look into some of the problems that we have in the country now, I'm from the public health sector, we find that, for example, diarrhea. If you look into undernutrition, these are major problems which, as a matter of fact, is still it's still worrying for the health ministry. These are issues. Undernutrition is still continuing, though we are talking of other things. He's talking of cancer. Arsenic is a major problem in the water which causes cancer in Assam, West Bengal, all the eastern areas. So, sir, an intersectoral coordination, because quite often health is blamed for issues. Actually, the causative factor does not lie with health department. It lies with other department where water, sanitation, hygiene, these are very important issues. So, sir, intersectoral coordination among various departments so that there could be more positivity. So, we have been talking for a long time about intersectoral coordination, but if you look, it's mostly between departments and ministries. There never has been any independent intersectoral coordinating body among experts. So, sir, I think this body here has experts from various fields which can give a transparent, not depending on what the government will say, but advising very independently, transparently to the government, giving open suggestions for new ways to be opened, for things to be continued, fields not to be continued. I think, sir, this would be an excellent body to give a sort of a way forward without any baggage. And secondly, sir, new ways, new methods, new ideas, new horizons can come up from a body like this, sir. जी बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन मनसुख मंडाविया जी, आप इतनी देर बैठे और आपने अपनी बात भी रखी, बताया कि सरकार क्या कर रही है, और यहाँ जितने डॉक्टर्स हैं उन सब की बात सुनी, उनको आश्वासन दिया है कि किस तरीके से क्या क्या काम सरकार कर सकती है। इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा इस कार्यक्रम में भाग लेकर के। थैंक यू, थैंक यू। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौट। Talking before the break about the possibility of bringing all our doctors together on an advisory panel.
One of the issues any such advisory panel would first address would be healthcare for India's most vulnerable communities. Women, children, tribal communities, the LGBTQI, and those living in the remotest parts of the country. Sering Landau is one such doctor. She is Ladakh's first women gynecologist who has received the Padma Shri in 2006 and the Padma Bhushan in 2020. Let's watch her story. चार दशक से ज्यादा समय से डॉक्टर शेरिंग लैंडॉल मरीजों से बिना एक पैसा लिए उनका इलाज कर रही है, लेकिन लद्दाख की पहली गायनेकोलॉजिस्ट बस मरीजों का इलाज नहीं कर रही। 79 साल की ये डॉक्टर वहाँ महिलाओं की स्वास्थ्य और उनकी देखभाल को लेकर एक विराट सामाजिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाती रही है। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब स्वास्थ्य समस्याओं पर बात करना महिलाओं के लिए किसी सामाजिक कलंक से कम नहीं था। महिलाओं के लिए साफ सफाई और पोषण को लेकर जरा भी जागरूकता नहीं थी। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए मानसिक सेहत की अहमियत भी किसी को नहीं मालूम थी। डॉक्टर लैंडॉल के कामकाज की एक बड़ी सफलता परिवार कल्याण और पारंपरिक बौद्ध आबादी के बीच सांस्थानिक प्रसव को बढ़ावा देना है। अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, मगर उनको टाइम लगा, काफी शर्म करते थे, किसी को पता न चले मैंने फैमिली प्लानिंग। मिनिमम बच्चे हों आप ज्यादा देखभाल कर सकते हो, आपके लिए भी बोझ कम होंगे, आप उनको पढ़ा सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं, आप खुद सेहतयाब हो सकते हैं। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइम लगा, मगर बहुत ही अच्छा रहा। मैंने इनके ग्रेट इनकी जैसे लोगों से हाथ से मेरे। डॉक्टर लैंडॉल को उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। मेरा ख्याल में खास फर्क नहीं पड़ा, लोगों को नहीं पता था कि पद्मश्री पद्म भूषण क्या चीज है। मेरे को खुद भी लगा क्या हाँ मिल गया तो बहुत अच्छा है, अप्रिशिएट किया वो लगा। मगर शुरू से मुझे ये था कि इनमें बदलाव आए, कैसे आए, इसमें कुछ 5 साल तो मोटिवेट करने में लगा। जैसे कि डॉक्टर लैंडॉल कहती हैं, लगातार कोशिश करने से, दूर दराज आने जाने से, लोगों को समझाने के लिए एक के बाद एक शिविर लगाने से ही ये संभव हो पाया है। लद्दाख में डॉक्टर लैंडॉल की हमदर्दी, उनकी संवाद कुशलता और भाषा को समझने की क्षमता ने महिलाओं के स्वास्थ्य को बदल दिया है। So, Dr. Claire, Dr. Sering has worked on improving institutional deliveries in Ladakh, but maternal health is still a huge and a very big challenge in India, as we were talking earlier. What are the gaps that you feel that either need to be overcome, filled, or somehow dealt with? Yeah. So, as we were discussing... Women healthcare, we're talking. In the healthcare, yeah. As we were discussing that, most of the maternal and newborn deaths, they occur around the delivery. That means 48 hours this way and that way. So if we want to prevent those preventable deaths, which is both maternal and newborn, then we have to reach those unreachable, whether they are in the far-flung hilly areas, they are in the remote deserts, or where healthcare is not penetrated, or who because of certain reasons don't come to the institution, because institutional delivery is one of the way to prevent those preventable maternal as well as newborn deaths. And also, can there be a kind of a universality on all this? Because every different region have their own thoughts and processes of how to deal with a medical situation. Right. And many times somebody gets ill in, say, Maharashtra, for example. Yeah. और है वो राजस्थान से या बंगाल से, तो कहेगा सर हम अपना घर जाके करवा लेंगे, and they go back and they because they feel that there's not a universality of the medical help that he can get. Yeah. So somebody living in Ladakh, as we were talking of, they have their own little limitations, and not only limitations, उनका अपना टोटका होता है कि इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा. Right. How can we overcome that? Yeah, over there, I think the only thing which can be done is to have some skilled birth attendant
who can go to their homes and assist. So whether it is a nurse at a district hospital or it is a A&M at the PHC who's skilled, not only skilled in doing the delivery, but also in case the baby doesn't cry or has difficulty in initiation of respiration, is also adept with the art of resuscitating the newborn baby. So like we need those skilled birth attendants who are not only obstetricians, but also they are neonatologists. And that kind of, health cadre has been developed in certain countries. Like we have example from Sri Lanka. Yeah, that's right. Yeah. Like in Sri Lanka, though, is not as developed as India, but Sri Lanka could reduce the maternal mortality and neonatal mortality long back because, they could train their health professionals, health workers, the basic health workers, the nurses, who would cycle around and go to the remote villages for conducting the delivery. They would carry the kit as well as they would carry the since we are talking about the community specifically, like Dr. Claire told us about the marginalized, Dr. Sukhdev, if I can ask you, you're working with the tribal populations. Yes, I was just wondering. Yeah, exactly. And, wanted to ask him, how do you, when specifically you're dealing in sickle cell anemia, even I was traveling, when I was visiting the tribal areas, whether it's the Siddhi community, the Kalbelia community, the big issue, Dr. Sukhdev, for them is distrust of the modern technology. They have their own beliefs, their own superstitions. How do you done a lot of work in Wayanad? Yeah, and he's working with the Chetty tribe. So that's what I wanted to ask him. How do you deal with them? Because in the interiors, how does he deal with the community, their trust issues? Yes. Every community, as we were talking, they have their own thoughts and ideas on any kind of medical treatment. And sometimes it's very difficult to argue with them or to tell them something which is like, as I was saying, universally accepted in the medical field. So everybody knows, or tribal communities or rural communities, actually there is gap between the modern medicine and their style of living. When I went there 40 years ago, actually they were not taking any medicines also, not coming to hospitals also. They don't believe that a disease can be cured by medicine. They will believe that it is a God's curse or something fate, and they will go to local healers or go to some puja like that. So that was the first challenge when I went there, to earn their confidence that when we go to them for treatment, whether he believes in me. So what we did, we started mobile medical unit and Swasth Mitra schemes. We developed Swasth Mitra, that is health workers. We contacted local persons, made them have this local youth trained in first aid, health education. And we have got 125 Swasth Mitra is over Wayanad. We have got one teacher schools, 125. They are from the local community. So they look after and help the local community to talk with them, find out what is any illnesses are there, advise them, give them health education, and if there is illness, they are transferred to our hospital. So our Swasth Mitra is our link between the local community and our hospital. So that is what it can be developed. Yeah, many times we had a huge problem in polio. It took us almost 8 years to convince people that, this is very valuable. Yes. A lot of communities said, you're actually poisoning us. And we had to spend a lot of time and energy in convincing them. Yes. So I can well imagine what you all must have gone through. I'm sure you must be facing ये आप महसूस करते होंगे वहाँ पर ज़मीन पर बहुत सारे लोग इसी तरीके की बात करते होंगे. जैसे कोविड की वैक्सीन को लेकर के आशा कार्यकर्ता जो हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा. गांव-गांव में लोग जो हैं वो विद्रोह कर देते थे कि जैसे अगर मैं आपको अवध क्षेत्र का बताऊं तो एक बूढ़ी दादी बोली हम मर जाब, I will die if you put this. नहीं, but it's not just COVID. अभी I was in Rajasthan in the tribal community. आशा वर्कर ने मुझे राजस्थान में बोला और उदयपुर के पास, ये भी नहीं कि बहुत इंटीरियर था, कि हम बच्चों को उनके इंजेक्शन के लिए बहुत मुश्किल से लेके आते, खींच के लेके आते, वो आना नहीं चाहते. They are not, they don't trust us कि हम इंजेक्शन दे. तो आप भी ये फेस करते हैं? Same thing. In COVID also, our especially tribal community, they were not ready for vaccination.
But because we are working with them for so many years, so when the government organized vaccination camps, they arranged in our hospital. That is our Muttil hospital. Because the tribals were saying that if it is going to Muttil hospital, then only they will come for vaccination. डॉक्टर चंद्रा, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता था. देखिए, AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फर्जीवाड़ा भी होता है, जैसे डीप फेक्स आ जाते हैं. कल को कोई सॉफ्टवेयर से किसी के आवाज़ में भी कुछ भी बुलवा ले या किसी का चेहरा मॉफ कर दे. ये तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है. बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प्स ऑल्सो, टेक्नोलॉजी हेल्प्स ऑल्सो. सफदरजंग अस्पताल की कुछ रिपोर्ट हमने कुछ महीने पहले चलाई अपने चैनल में कि अब रोबोट ऑपरेशन कर रहा है, रोबोट के मदद से ऑपरेशन हो रहा है. आप क्या देखते हैं टेक्नोलॉजी का रोल आगे आने में, और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल? तो संकेत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया रेवोल्यूशन है, आई मस्ट से. And whenever there is a revolution, there will be misuses also. But it is a very good revolution because अभी एक स्टडी हुई थी हार्ट के सिलसिले में. ये एक एकोकार्डियोग्राफी, एक जांच होती है हार्ट की, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा रिपोर्ट को कंपेयर किया गया और जिन लोगों ने किया उसको आपस में कंट्रोल किया गया, तो मालूम पड़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ज़्यादा बेटर थी. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दे देंगे. क्यों? क्योंकि मेडिसिन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, आर्ट, साइंस, कंपैशन, एम्पैथी. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये दो पार्ट अभी नहीं ऐड हो पाए हैं कि हाउ द कंप्यूटर और द रोबोट विल कम बैक एंड होल्ड योर हैंड और पैट ऑन योर बैक. तो वो बहुत ज़रूरी है किसी पेशेंट की रिकवरी की प्रोसेस के लिए. तो इसलिए डॉक्टर की ज़रूरत तो अभी पड़ेगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डॉक्टर को हेल्प करेगी. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. So the things will become much more predictable and much more reproducible. तो गलतियाँ कम होंगी. बट एंड में मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि we are not living in a very pessimistic world. We in India at this time are at a very good situation as far as the health is concerned. आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जब हमने MBBS किया था अपना, तब हार्ट डिजीज़ के लिए और कितनी बीमारियों के लिए लोग बाहर जाते थे आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट कराने के लिए, और हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाते थे. आई गॉट ट्रेंड इन फ्रांस फॉर दिस थिंग. बट टुडे इन इंडिया वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर विद द बेस्ट मेडिसिन्स मेड इन इंडिया एंड द बेस्ट हार्डवेयर. जैसे स्टेंट्स हैं, वेल्व्स हैं, सब इंडिया में बन रहे हैं. दे आर वेरी गुड क्वालिटी एट अ वेरी लो प्राइस. सो वी आर now in India, at least as health is concerned, we are in a very positive situation. और हमारे पास पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए at 1/3 or 1/4 the price. So this is what I wanted to end with, that we are not in a very bad situation. We are in a good situation, and doctors are coming to get trained by us in India. Since we're talking about doctors, Dr. Kannan, how do we attract the right skill to the right place? How do we create an ecosystem that supports healthcare professionals who work in rural India? How do we ensure that doctors are there, especially in the remote and rural areas? So, this requires a multi-sectoral approach, truly a multi-sectoral approach. The answer is not to, part of it may also be to say you train as a general surgeon, you do an MCH and whatever, you serve in a rural area. But that compulsion is not going to be sustainable. What is done democratically will be sustainable with the will of the people. And that requires, one is, as part of training, to talk to doctors. You know, that component. Humanities in healthcare education is not greatly emphasized, but we have to introduce humanities to talk to doctors starting from their MBBS times, from the beginning, kindergarten stage of doctors, to get them into that service mode. That is very important, and that will go a long way. The other thing is to incentivize doctors when they work in difficult areas. And the third thing is to use technology to support doctors. See, I work in an area where we don't have intensivists.
That means somebody who's critically ill will have nobody to look after that person. And so we work with a group of intensivists working in Bangalore on the cloud. We have what is called a cloud ICU, and that works so remarkably well. And so it supports all of us. I'm more confident of treating sick people because we don't have access to good pathology services. And so we're working with what we call as the National Cancer Grid to create telepathology. And technologies are available. We can make the slides, and somebody sitting 2,000 kilometers away can report the pathology slides. And so it is important to support doctors. If you train a young doctor and post him into a remote area, he's not equipped to deal with complex situations, and that is a disincentive that will demotivate him. And so we have to use a combination of psychology and incentivization and technological support and have senior people support. Multiple things have to happen, but it can happen. ओके डॉक्टर इंदिरा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. हमारी ये जो मुहिम है इसका हिस्सा आप भी रही हैं, सुझाव के माध्यम से भी, जज्बात के माध्यम से भी, हर तरीके से. लेकिन 9 साल पूरे हुए हैं और 10वें में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिन पर हमको आगे ध्यान देने की आवश्यकता है? So I think now coming into the 10th season where we are coming in, there are actually a lot of expectations and a lot of hopes, a lot of aspirations that are linked to it, definitely. And now I think now formation of a council is something very important, because as I mentioned, intersectoral coordination is extremely important, because there have been certain public health related diseases which I mentioned, like diarrheal diseases, anemia, undernutrition. It has not been controlled in spite of so many years. And I think this is where a council like this will be of great help. We've been talking of gut health, and we all know that gut health is intricately related to environment. Intricately, because you have environment, EED, which is you see, children can eat a lot of nutritional food, but they'll not be absorbed. If there is diarrhea, they'll all go, it's like a leaky pot, it'll go out. Therefore, to control malnutrition, unless you link environment to it, you can't control diarrhea, you can't control undernutrition, you can't control anemia, which is so linked to the worm infestation, open sanitation. So I think it's very important that a linkage is created among these different department and ministries. And I think the next season should be that this wonderful group of the three pillars should get together to see how independently the government can be advised to take this forward. Right. Dr. Seshaya, sorry, I know that you've been a little impatient, but just one last request. How do you see the future of medicine in India? Medicine is very much advanced. It's going up. It's not. We are not going back. As somebody was saying, not developed country. It is developed country, not developing, now developed. So we are progressing very, very well. So only thing is, we are known as the pharmacy bank of the world, India. Am I right? Yes, the pharmacy capital. Yeah. So now my what do you call aphorism message. I don't want to tell the word prevention of diabetes. That is what confuses people. Must say primordial prevention of diabetes. Yeah. That is the message you must spread everywhere. In the NDTV, you put that primordial prevention of diabetes, focus on the fetus for the future. Yeah. That's all. Thank you so much. That means diabetes will disappear from the country. Primordial prevention of diabetes, focus, focus on the fetus, future, for the future. Focus on the fetus for the future. That is slogan I'm telling everywhere. This is my slogan. Anywhere I talk, I will tell this slogan only. Wonderful. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. No, we were just talking about artificial intelligence and how it can be utilized in our country. So I think one of the areas where it can be very useful is to reach the unreachable. In the remote areas where we do not have doctors, we have nurses or we have the ANMs. They can be given the algorithms. We have like algorithms, you put in the symptoms and you get the disease pattern. You get the management guidelines. Not only that, they can do the telecommunication with a doctor who's sitting in the district. And they can do the triaging. Triaging is one of the most important things for dealing with the emergency medicine, like obstetrics, pediatric, or even adult.
So she can triage that this patient need to go to the next specialty or go to the higher care center because there is a need. But I think human intelligence is still much better than artificial intelligence. We require human intelligence to control artificial intelligence. Because artificial intelligence is good for algorithms, for doing certain stuff, but not for medicine itself. So I think in medicine, artificial intelligence have a role. But as long as human intelligence is there, I don't think artificial intelligence take over human intelligence. ChatGPT, for example, the inventor of ChatGPT was so disappointed recently that he sort of got away from it. So I think it's very important that we still basically use the human intelligence to use the artificial intelligence for our benefit. Otherwise, we get overwhelmed with artificial intelligence. I mean, obviously, artificial intelligence is not something that fell from the air. It's been created. The human mind created Done it. So whatever has been fed into it or whatever has been said to it. Wisely, I said it's about using your mind. Exactly, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सुझाव सब डॉक्टरों ने दिया है रवि। बनेगा स्वस्थ इंडिया का जो सीज़न 10 होगा उसमें एक विश लिस्ट अभी डॉक्टर साहब ने भी दी, यहाँ पर भी सब लोग दे रहे हैं। आप क्या फोकस देखते हैं और क्या काम हो रहा है? सर मैं इमीडिएटली एक बताना चाहता हूँ इनको। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की कि कैसे आवाज़ से ये हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अफ्रीका में बैठे हमारे एक फ़ैन है, उसने मेरे आवाज़ को लेकर के मेरी मूर्ति बना दी है। What I mean. So on the 10th season, please don't believe whether it's actually me sitting or my AI developed image. I mean, I don't know where we are going. True. Sorry. रवि से जानना चाहता हूँ आगे के लिए आपका ambition. Ambition, yes, we are doing a lot of work on the technology bit. On the open AI, last year we have launched together chatbots, which are for the Durex Birds and the Beanstalk program, also under the Detol Banega Swasth India, which cater to around 4 million kids in the Northeast, ranging from the bordering districts of, Arunachal Pradesh to Nagaland to many others. So one is that. Second is also working on making the voice modules under the open AI, so that the questions can be asked in the villages and people can reply. अब भोजपुरी में क्वेश्चन कोई पूछ रहा है और उसका जवाब डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि उसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज इंटरफेस को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं? हमारे पास भेज दीजिएगा, हम बोल देंगे। नेक्स्ट रिसर्च के लिए संकेत, रिसर्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. When I say research, there is one part of research which is epidemiological research. The second part which is a social research. There is a third part which is more from the point of view of return on investment and all that. But what I really think on the public health point of view is it's very important to invest deeply into the ethnographic studies, because we don't understand the ethnography. If we don't send our researchers to live in the communities, observe it, feel it, see it, they go with the quant and qualitative data discussions. They fill the questionnaires, they come back, you ask them about the culture, subculture, norms. Those patterns don't emerge while working, in the public health. So there's more investment which is required. Fourth is making sure the voice is heard right, at the right place. And when India is leading on many other fronts, why can't we be the, the knowledge hub for the world also? Why I have to host something like this in the UK or somewhere? Why can't we host in India with all the doctors and the, the great people we have in India? Correct. That's my last wish list. बहुत ही बढ़िया. अब इंतज़ार रहेगा सीज़न 10 का, अक्टूबर 2023 का, जब हम सीज़न 10 लॉन्च करेंगे बनेगा स्वस्थ इंडिया का. आप सभी लोगों का, सब डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए. रवि भटनागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास धन्यवाद अमिताभ बच्चन जी का. अरे नहीं, लगातार इस मुहिम में बड़े महारथी सब बैठे हैं, उनको प्रणाम करते हैं हम. बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद. यू आर द नॉलेज एंड यू आर द फ्यूचर. You will take us, sir. We survive because of all of you and your thinking. So thank you so much for being with us today. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for coming.